नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2013 का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का जो पेपर हुआ था उनके क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो भाई जो आपका राजस्थान राज्य है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। एक मिनट के लिए हम देखते हैं कि ये दक्षिण भारत है। यहाँ पे आपको पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। तो भारत में कुल 9 राज्यों के पास समुद्री सीमा है, 5 इस तरफ और 4 इस साइड। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है आपका कर्नाटक, पाँचवा है आपका केरल, छठवां यहाँ पे तमिलनाडु, सातवां है आपका आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर से देखो, गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवां केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो भारत के कितने राज्यों के पास जलीय सीमा है या समुद्री सीमा है? तो 9 राज्यों के पास। ठीक है, इसमें राजस्थान नहीं आता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप बीओडी से की जाती है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दो में से जो भी दिया हो वो सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये होता क्या है? तो हमने कहा कोई अशुद्ध जल है। क्या है? अशुद्ध जल। तो अशुद्ध जल में जो जैविक अशुद्धियाँ होती हैं, कौन सी अशुद्धियाँ? जैविक अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ घुली रहती हैं। देखो, कोई भी जल होगा अगर अशुद्ध है तो उसमें कुछ जैविक अशुद्धियाँ भी होंगी, कुछ अजैविक अशुद्धियाँ भी होंगी। अब जो भी जैविक अशुद्धियाँ घुली हुई हैं उनको अपघटित करने के लिए, जैविक अशुद्धियों को, किसी जल में घुली हुई जैविक अशुद्धियों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं को जितनी कम से कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने कहा, क्या कहा कि अशुद्ध जल है तो उसमें जैविक अशुद्धियाँ भी होंगी और अजैविक अशुद्धियाँ भी होंगी। ठीक है भाई। अब जो जैविक अशुद्धियाँ हैं उनको अपघटित कौन करेगा? जीवाणु करेंगे, कवक करेंगे। ठीक है ना? तो जीवाणु करते हैं। यहाँ पे कौन करते हैं? जीवाणु। तो इन जीवाणुओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी को बोलते हैं बीओडी। हमने क्या बोला कि जल में घुली हुई जैविक अशुद्धियों को अपघटित करने के लिए, वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए जीवाणुओं को जितनी कम से कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब अगर किसी जल की बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अशुद्ध है, और अगर बीओडी कम है तो इसका मतलब वो कम अशुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो भाई आपको देखो, अभी कोरोना काल चलता रहा, इससे पहले तो हमें पता है कि जो कोरोना था वो एक वायरस जनित बीमारी थी और उसमें एक लक्षण जुकाम भी था। तो वायरस से संक्रमण से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? जुकाम। ये वायरस से फैलता है। जो आपका कॉलरा है, कॉलरा को बोलते हैं हैजा। कॉलरा या हैजा ये आपका जीवाणु से फैलता है। इसी प्रकार जो टाइफाइड है ये भी जीवाणु से फैलता है। तो ये दोनों किससे फैलेंगे? आपके हैजा और टाइफाइड जीवाणु से। और मलेरिया ये परजीवी से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? परजीवी से फैलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो देखो, वैसे तो तापमान से भी कृषि प्रभावित होती है, आर्द्रता यानी कि नमी से भी कृषि प्रभावित होती है, हवाओं से भी कृषि प्रभावित होती है, लेकिन कृषि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है वो है वृष्टि यानी कि वर्षा का होना। वृष्टि यानी कि वर्षा। अगर वर्षा ऐसा तत्व है जो कि कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वातावरण की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी तो पृथ्वी है। तो देखो, पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है, जो गैसें हैं उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो सबसे पास में क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, इसके बाद है मध्यमंडल। ठीक है ना? कौन सा मंडल? मध्यमंडल। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तो कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्यमंडल। और मध्यमंडल में टेम्परेचर घटता है, और मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा होती है यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। तो आपका सबसे ठंडा मंडल कौन सा हो जाएगा? मध्यमंडल। कौन सा मंडल? मध्यमंडल। और अगर सबसे गर्म मंडल पूछे कि सबसे गर्म मंडल कौन सा होगा, तो वायुमंडल। गर्म मंडल कौन सा होगा? वायुमंडल। सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैसों का आवरण है। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैसों, ऐसी गैसों का आवरण है जो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती, इस आवरण के अंदर तो आ जाने देती, लेकिन इस गर्मी, पूरी की पूरी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है ना, ऐसी गैसों को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस करने वाला तत्व तो आपका जल है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हुई, मीथेन हुई, ठीक है ना, CFC हुई। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका देखो सल्फर डाइऑक्साइड तो है नहीं है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन है गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी भारत में 1 अप्रैल 1973 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973। हमें ये भी याद रखना है कि कहाँ से भैया, किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी, किस नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से हुई, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कब हुई, 1 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो कि 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है। तो हमने कहा भाई साहब, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो के बीचों बीच यहाँ पे जो रेखा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है, एक तो सामने होगी और एक कहाँ होगी, पीछे होगी। इसकी एक तो सामने होगी, एक पीछे होगी। जो सामने वाली है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या प्रधान मध्य रेखा, या ग्रीनविच रेखा। और जो इसके ठीक पीछे होगी उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि हो, देखो इसको तिथि रेखा इसलिए कहा क्योंकि इस रेखा को पार करने पर समय 1 दिन आगे पीछे हो जाता है, मतलब तिथि बदल जाती है, इसलिए इसको कहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो देखो आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, आपकी पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। और पाक जल संधि किस किस को जोड़ने का काम करती है, तो बंगाली खाड़ी और मन्नारी खाड़ी। तो यहाँ पे ये पड़ती है मन्नारी खाड़ी। तो आपका कहाँ पे होना चाहिए, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात है आपका 943, यानी कि भारत में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा का। सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा का। ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। तो देखो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को, सबको पता है, सबने पढ़ा है। लेकिन क्यों कहा जाता है, ये जो मिट्टी होती है तो मिट्टी को, केंचुआ मिट्टी को ही खाता है, तो ज़मीन के अंदर छिद्र कर देता है, जिससे कि ज़मीन कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है। ठीक है ना, पोली हो जाती है और उपजाऊ हो जाती है। ये जो मिट्टी खाएगा और जो बीट करेगा वो आपका खाद का काम करेगा, साथ में मिट्टी को पोली भी करेगा। ठीक है ना, जिससे कि अंदर तक एयर पहुंच पाएगी, हवा पहुंच पाएगी, ज़मीन को पोला कर देगा। इसलिए केंचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। तो भैया चिपको आंदोलन हुआ था आपका 1973, मार्च 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था, मार्च 1973 में हुआ था। देखो अभी हमने टाइगर क्या बताया था अभी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी कब हुई थी, 1973। वो अप्रैल 1973 में हुई थी, 1 अप्रैल 1973। ये मार्च 1973 की बात है। ठीक है ना। तो कहाँ हुई थी, तो उस समय तो हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो चुका, तो हम याद रखेंगे कि कहाँ पे, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी।
किसकी नेतृत्व में? तो दो नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और दूसरा नाम याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। तो किसके नेतृत्व में हुई थी? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुई थी मार्च 1973 में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को बोला जाता है इथोलॉजी। क्या बोला जाता है? इथोलॉजी, ठीक है भाई। अब न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है? तो न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन। और इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन। समुद्री शैल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो भैया समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल, शैवाल मतलब समुद्र में जो काई पाई जाती है, वनस्पति होती है शैवाल, ठीक है भाई। तो समुद्री शैवाल में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और सभी शैवाल मतलब कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, तो उन्हें भी हमें याद रखना है। उसका नाम है आपका लेमिनेरिया शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल कौन सा शैवाल है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया प्रजाति का जो शैवाल है इसमें आयोडीन सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सी प्रजाति का? लेमिनेरिया प्रजाति का, यानी कि सिवार प्रजाति का जो शैवाल होता है इसमें सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है। हमें ये भी याद रखना है कि जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो समुद्री शैवाल मतलब वनस्पति टाइप की, काई टाइप की होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपका आयोडीन पाया जाता है, और लेमिनेरिया प्रजाति के शैवाल में सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सैक। सैक, सैक किसे बोलते हैं? तो सैक का मतलब होता है, देखो सैक में ही छिपा है शैवाल और कवक। तो शैवाल और कवक को सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? सैक। हमने कहा ये किसी वृक्ष का तना है, तो इस तने पे यहाँ पे कवक लग जाएगी। कवक मतलब अभी बताया हमने, कवक होगा और ऊपर क्या होगा? शैवाल होगा, शैवाल होगा। अब शैवाल मतलब वनस्पति, इसको क्या चाहिए? ये भोजन बनाने के लिए जल की जरूरत होती, तो जल इसको कौन देगा? जल देगा कवक। और जब भोजन कंप्लीट हो जाएगा तो भोजन किसको देगा? शैवाल कवक को देगा। मतलब ये एक दूसरे को जल दे रहा है और दूसरा पहले को क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है। यानी कि दोनों का लाभ हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध, जिसमें पहले और दूसरे, पहले को भी लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सहजीविता, यानी कि सहजीवी संबंध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखो सीएनजी का मुख्यतः प्रयोग तो किया जाता है वाहनों में, लेकिन सीएनजी का उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो सीएनजी होती है, सीएनजी प्राकृतिक गैस को कंप्रेस्ड करके बनाई जाती है। देखो एनजी का मतलब होता है एन और जी नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को जब हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंप्रेस्ड गैस। और चाहे तो नेचुरल गैस हो चाहे सीएनजी हो, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो चाहे प्राकृतिक गैस हो, दोनों में किसकी अधिकता होती है? इन दोनों में मीथेन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मीथेन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अब देखो हम ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये पर्यावरण का पेपर है। किसका पेपर है? पर्यावरण का पेपर है, और 1 से 5 प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो यहाँ पे किसको पढ़ाया जाएगा? बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों की बात करेंगे कि अगर हमें बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, बच्चों में पर्यावरण जागरूकता का विकास करना है, तो हमें उनको किस प्रकार से स्टडी करानी चाहिए? व्याख्या, देखो व्याख्याता बनता तो लेक्चरार, तो लेक्चर देखिए, ये तो भाई नहीं, बच्चों की इतनी समझ नहीं होती है कि वो लेक्चर से अच्छे से समझ पाएँ। अध्ययन, स्टडी कराकर, तो बच्चे खुद पढ़ें, जिससे ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। समूह वार्तालाप मतलब ग्रुप डिस्कशन, अब बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो, ठीक है ना, अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएँ या सामने वाला उसको समझा पाए, तो ग्रुप डिस्कशन में ये अच्छा तरीका नहीं होगा। क्षेत्रीय भ्रमण, हाँ, अगर हम बच्चों को जगह जगह पे ले जाकर पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को दिखाएं, समझाएं, ठीक है ना, तो अगर किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उनको भ्रमण करके समझाया जाए तो ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एल का मतलब होता है लिक्विड, पी का मतलब होता है पेट्रोलियम और जी का मतलब होता है गैस।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें हमें याद रखना है कि कौन कौन सी गैस की अधिकता होती है। तो ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में, और दूसरे नंबर पर होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। तो एलपीजी में किसकी अधिकता होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन की। और अगर एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? ब्यूटेन की। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, नेचुरल गैस कह दें या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कह दें, ठीक है ना, इसमें किसकी अधिकता होती है? मीथेन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मीथेन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन पर्यावरण, अगला क्वेश्चन है आपका, है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो भैया ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी से पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। कौन सी परत? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो ओजोन परत है वो किन किरणों को रोक लेती है? तो सूर्य से आने वाली उच्च ताप की पराबैंगनी किरणों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, देखो स्तनधारी का मतलब होता है जो सीधे बच्चे पैदा करते, अंडे के माध्यम से बच्चे नहीं पैदा करते, जो सीधा बच्चे पैदा करता है और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनों से दूध पिलाते हैं, वो होते हैं स्तनधारी। ठीक है। और जो अंडे से बच्चे देते हैं, पहले अंडा देता फिर उससे बच्चे निकलता, उसको अंडज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो चमगादड़ कैसा हो गया? स्तनधारी हो गया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण की परिभाषा। तो देखो पर्यावरण के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किसका? जैविक और अजैविक घटकों का। तो चीज़ें जो हमें घेरती हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए इसमें होल्ड करते हैं। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो दो चीज़ें बची हैं, अबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। तो ये तो ठीक है कि पर्यावरण में दो घटकों का होना जरूरी है, जैविक और अजैविक घटक। केवल जैविक घटक से मिलकर पर्यावरण नहीं बन सकता है और केवल अजैविक घटक से मिलकर पर्यावरण नहीं बन सकता है। और यहाँ पे कह रहे हैं चीज़ें जो हमें गिरती हैं, कुछ हद तक ये भी सही है कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें, जो जैविक और अजैविक घटक विद्यमान हैं, उन्हीं को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पर्यावरण। लेकिन चीज़ें जो हमें घेरती हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर हमें मान लो जैविक चीज़ें घेर लें या जैविक चीज़ें घेर लें तो क्या पर्यावरण बन जाएगा? नहीं। तो इसके लिए सही तो दोनों हैं कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा सटीक कौन होगा? पहला हो जाएगा, ए, जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक घटक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति उत्तरदायी है? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति उत्तरदायी है? तो देखो वैसे तो हम आपको बता दें कि UNFPA, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को। तो देखो यूनेस्को क्या करती है कि जो राष्ट्रीय महत्व के भवन और स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के भवन और स्मारक हैं, उनको संरक्षित करने का काम करती है। ये जो आपका WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है। और UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी क्या काम करती है कि विकास से संबंधित कार्यों को देखती है। और UNFPA, यूनाइटेड नेशंस से, इसका फुल फॉर्म क्या है? UNFPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो आपकी माताओं की बच्चों को पैदा करते समय जो मृत्यु हो जाती है तो उसको रोकना, जो आपके वृद्ध हैं उनकी मृत्यु को रोकना, ठीक है ना। तो ये जनसंख्या से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। ये आपका विकास से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ये जो राष्ट्रीय महत्व के भवन और स्मारक है इनसे संबंधित। तो वास्तविकता में इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर IUCN होता, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, IUCN होता तो यहाँ पे सही हो जाता। IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ एक बुक निकालता है। कौन सा बुक? रेड डाटा बुक। और इस बुक में जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसकी लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वन्य जीवों को अगर संरक्षण करने वाली संस्था है तो IUCN है, इसमें से कोई भी सही नहीं है।
अगले क्वेश्चन कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो देखो ये हमारे बादल हैं, अगर मान लो बादल वर्षा नहीं करा रहे हैं तो हम क्या करते कि यहाँ पे ऊपर से इसके ऊपर कुछ रसायनों की छिड़काव करते, जिससे क्या हो जाता, वर्षा हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। अगर बादलों से वर्षा नहीं हो रही है, बिना बरसाए की बादल निकल रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ रसायनों का छिड़काव कर देते हैं, कुछ रसायनों का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि आपका क्या हो जाता है कि वर्षा हो जाती है। इसे बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जनरली सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल, तो बायोडीजल आपका देखो यूट्रिकुलेरिया तो आपका हो गया जो कीटभक्षी पादप। देवदार ये हिमालय पे समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाए जाने वाले वृक्ष है। यूकेलिप्टिस ये आपका बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, इसे पर्यावरण का आतंकवादी घोषित किया गया है। जो जेट्रोफा या रतन जोत भी बोलते हैं इसको, जेट्रोफा को क्या बोलते हैं, रतन जोत। तो इसके जो बीज होता है, रतन जोत का जो बीज होता है, इसके बीज से 27 से 40% तक, मतलब 30 से 40% आपका तेल निकाला जाता है। और उस तेल को हम डीजल में मिलाकर, अब डीजल में कितना मिलाएंगे, तो डीजल में 20% तक हम बायोडीजल को मिला सकते हैं। तो जो भी हमने रतन जोत या जेट्रोफा से जो तेल प्राप्त किया, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं बायोडीजल। बायोडीजल को डीजल में हम कितने प्रतिशत मिक्स कर सकते हैं, 20%। अब ये एक और होता है बायोडीजल के अलावा। तो देखो बायोडीजल को तो हम किस में मिक्स करते हैं, बायोडीजल को हम मिक्स करते हैं डीजल में। कितने प्रतिशत मिक्स कर सकते हैं, 20% तक, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है इथेनॉल। क्या होता है, इथेनॉल। तो इथेनॉल को हम किस में मिक्स करते हैं, तो जो पेट्रोल हुआ, पेट्रोल में हम किसको मिक्स करते हैं, इथेनॉल को। और डीजल में हम किसको मिक्स करते हैं, बायोडीजल को। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, तो बायोडीजल मुख्य रूप से तो जेट्रोफा यानी कि रतनजोत से प्राप्त होता है। इसके अलावा नीम से, करंज से भी प्राप्त होता है, नीम या करंज से भी प्राप्त होता है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो जो भी शर्करा वाले पदार्थ हैं, जिनसे शक्कर पाई जाती है, जिसमें स्टार्च पाया जाता है, उससे आपका इथेनॉल बन जाता है। जैसे कि गन्ना हुआ, कौन हुआ, नंबर 1 गन्ना हुआ, दूसरा आपका चुकंदर हुआ, तीसरा आपका बांस हुआ, चौथा आपका मक्का हुआ। इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल। इथेनॉल को किस में मिक्स किया जाता है, पेट्रोल में। जबकि बायोडीजल जिसे कि हम नीम से प्राप्त कर सकते, करंज से प्राप्त करते, जेट्रोफा या रतनजोत से प्राप्त करते, इसको डीजल में मिक्स किया जाता है। दोनों को कितने % तक मिक्स किया जा सकता है, 20% तक। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस। तो देखो विश्व ओजोन, तो आपको ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। आपको याद होगा शायद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था। और तभी से क्या, ओजोन दिवस, इसीलिए जो आपको 16 सितंबर को, चूंकि ये सम्मेलन हुआ था, इसी वजह से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाने लगा, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो सिल्वी कल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो देखो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ये तो खाता है वनस्पतियों पेड़ पौधों को, यानी कि ये कैसा होगा, शाकाहारी होगा, ठीक है। जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, वो खाता है इन शाकाहारी जीवों को, यानी कि कैसा होगा, मांसाहारी होगा, ठीक है भाई। और जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ये होता है सर्वाहारी, शाकाहारी चीज़ों को भी खा सकता है और मांसाहारी भी चीज़ों को भी, किसी को भी खा सकता है, ठीक है ना।
सर्वाधिक पोषण किसे प्राप्त होता है? तो सर्वहारी को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में हाथी दिया है और बकरी दिया है, तो जो हाथी और बकरी है वो कहाँ जाएगा? प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता में। इसके बाद बचा शेर और सांप। तो शेर तो देखो भाई सभी को तो खाता नहीं है, तो शेर आपका आ जाएगा द्वितीय श्रेणी की। जैसे मान लो हमने कहा घास, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खा लिया शेर ने, तो शेर ये तो गया प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, शाकाहारी है, और शेर हो गया द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो शेर किस में जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। अगर हम सांप की बात करें तो सांप आपका मेढक को तो खाता ही है। देखो जैसे हमने कहा घास, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, और मेढक को किसने खा लिया? सांप ने। और इसके अलावा हम दूसरा तरीका भी देखते हैं, सांप आपका दूध भी पी लेता है, सांप आपका दूध भी पी लेता है, चावल का माड़ भी पी लेता है, इसके अलावा जो मेढक को भी खा लेता है। तो ये किस में आ जाएगा? सर्वहारी में। तो सांप क्या होगा आपका? सांप आ जाएगा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, यानी कि सर्वहारी, और शेर होगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इसका सही, इसमें क्या पूछा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो सही आंसर क्या होगा? शेर होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है झूम खेती होती है। तो पहले तो देखो झूम खेती होती क्या है। तो जो आपके पर्वतीय राज्य हैं, या हम बात करें उत्तर पूरब के जो 7 सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी आदिवासी लोग हैं, ये किसी एक जगह की वृक्षों को जला देते हैं, काट के जला देते हैं, जिससे कि वो जगह खाली हो जाती है और वहाँ पे खेती करते हैं। जब तक वहाँ पे खेती होती रहती है, जैसे उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो खेती करना क्या कर देते हैं? जब यहाँ का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वहाँ पे खेती बंद कर देते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाते हैं और दूसरी जगह के वृक्षों को जलाकर काट कर नष्ट कर देते हैं और यहाँ पे खेती कर देते हैं। इस प्रकार की खेती को बोलते हैं झूम खेती। और ये भारत में सबसे ज़्यादा होती है जो आपकी 7 सिस्टर्स राज्य हैं यहाँ पे, और इसमें 7 सिस्टर्स में क्या दिया है? मेघालय दिया है। इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? किसका ठोस रूप है? तो ठोस से कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? शुष्क वर्षा बोलते हैं। अभी देखो हमने बताया था कि जो आपका कृत्रिम वर्षा है उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।